नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 2 और 3 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसके सोर्स पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस रहेंगे। उसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो के इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक में नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक टेलीग्राम चैनल की लिंक छोड़ी है। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और डेली अपने पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करते उसको पढ़ते हुए चलिए। अगर आप इस जो आज का लेक्चर होगा उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। सबसे पहले हम 2 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे और सबसे पहला जो करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है अबाउट इंटरिम बजट और इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी में। रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इंटरिम बजट जो है उस बजट के बारे में उसकी तारीफ करते हुए कहा है, नॉट मियरली एन इंटरिम बजट, ये सिर्फ इंटरिम बजट नहीं है तो ये एक इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और आपको पता है कि अभी एक इंटरिम बजट रखा गया है पार्लियामेंट में। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसके आगे कहा है कि ये जो बजट है ये सभी पिलर्स जो भी है इंडिया को डेवलप करने वाले, जैसे कि यूथ है, पुअर है, वुमेन है, फार्मर है, इन सब के लिए बनाया गया है। इन सबको ये एम्पावर करेगा, ऐसा उनका कहना है। सबसे पहले अब यहाँ पे टर्म आ रही है इंटरिम बजट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरिम बजट होता क्या है। देखिए, दो तरह के बजट होते हैं, एक नॉर्मल बजट होता है, एक इंटरिम बजट होता है। तो यूनियन बजट जो होता है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, यानी उसमें लिखा जाता है आने वाला जो साल है उसमें कितना पैसा आने वाला है, कितना खर्चा लगने वाला है, हर चीज़ उसमें लिखी जाती है आने वाले फाइनेंशियल ईयर की। उसके अलावा ये इलेक्शन ईयर अगर होगा, जैसे इस बार आपको पता है इलेक्शन ईयर है, तो जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो फुल बजट पास नहीं प्रेजेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि कैसा है कि इलेक्शन के बाद हो सकता है सरकार अगर बदल जाए तो ये बजट जो पुरानी सरकार ने बनाया था फिर ये नए सरकार के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। इसीलिए फिर यहाँ पे एक शॉर्ट पीरियड के लिए बजट बनाया जाता है, जिसे इंटरिम यानी टेम्पररी बजट कहते हैं, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज लिखते हैं, यानी कितने पैसे आने वाले हैं गवर्नमेंट के कुछ महीने तक और कितना खर्चा गवर्नमेंट को करना है। तो बजट में यही दो चीजें लिखी जाती है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो हर साल प्रेजेंट किया जाता है, कितना गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और गवर्नमेंट कितने कितने चीजों पे क्या क्या खर्चा करेगी। जब तक नई गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हो जाती है और नए चार्जेस नहीं ले लेती है तब तक ये बजट जो होता है ये काम करते रहता है। लोकसभा के इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आती है और वो फुल बजट को यहाँ पे प्रेजेंट करती है। तो इंटरिम बजट जो होता है इसमें सेम शेड्यूल होता है एज द यूनियन बजट वुड इन अ रेगुलर फाइनेंशियल ईयर, उसी तरह से इसको चलाया जाता है। इंटरिम बजट जो होता है इसमें एस्टिमेट्स होते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के, गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाले, रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आने वाला है, इसमें डेफिसिट कितना रहेगा, यानी होगा कि आ कितना रहा है और जा कितना रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा समझ के चलते हैं कि 100 रुपये आ रहे हैं और 120 रुपये जा रहे हैं, यानी ज़्यादा का जा रहा है, तो 20 रुपये जो है ये डेफिसिट है, तो ये 20 रुपया ज़्यादा का जा रहा है गवर्नमेंट का। इस तरह से फिस्कल डेफिसिट लिखाए जाते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो लिखाया जाता है, या फिर हम कहेंगे कि प्रोजेक्शन बताए जाते हैं आने वाले कुछ महीनों के। और कोई भी मेजर पॉलिसी का अनाउंसमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं करती है जिससे आने वाली गवर्नमेंट को कुछ बर्डन बन जाए। तो नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एन इंटरिम बजट, ये याद रखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है इंटरिम बजट को लेके। ये एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है, जब भी इलेक्शन चले तो गवर्नमेंट ने इस तरह के बजट रखे और यही से इंटरिम बजट जो है वो आना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा एक और टर्म डिस्कस की जाती है, वो है वोट ऑन अकाउंट। पार्लियामेंट जो होता है वो वोट ऑन अकाउंट पास करता है थ्रू इंटरिम बजट, जिससे गवर्नमेंट को अप्रूवल मिलता है, यानी जो भी गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करना है, जो भी गवर्नमेंट को पैसा निकालना है, उस पैसे में जैसे कि सैलरी देनी है या फिर कुछ खर्चे करने इतने महीने के लिए, तो उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। पार्लियामेंट में वो खर्चे का वोटिंग कराना पड़ता है, क्योंकि आप इंडिया के जो अकाउंट है उसमें से पैसे निकालने वाले हो, तो इसलिए इसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। तो पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल होना वोट ऑन अकाउंट होता है। तो इस तरह से ये इंटरिम बजट होता है, जिसका सोर्स था पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। चलिए अब दूसरे करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अब इंटरिम बजट आ गया है 2024 और 25 का और हम इसके हाइलाइट्स देखते हैं। इसका सिलेबस भी इकोनॉमी में जाता है। तो ये जो बजट आया है ये प्रेजेंट किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो होती है कुछ स्कीम्स लॉन्च करने वाली है इस बजट में, 2024 और 25 के बजट में। तो हम कहेंगे कुछ मिडिल क्लास के लिए कुछ हम कहेंगे कि स्कीम्स रहने वाली हैं,
जैसे कि लिविंग इन रेंटेड हाउस या स्लम्स, जो भी किराए के घर में रह रहे हैं, जो भी स्लम्स में रह रहे हैं, जो चावल में रह रहे हैं या जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रह रहे हैं, वो अपने खुद के घर बना सके, इसीलिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लेके आने वाली आई है। रूफटॉप सोलराइजेशन है, जिसमें आपको ये बता दूं कि 1 करोड़ घर को कहीं ना कहीं अप टू 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने देने की गवर्नमेंट प्रोविजन कर रही है। पीएम आवास योजना ग्रामीण ये गवर्नमेंट चलाने वाली है, जिसमें 2 करोड़ और घर जो है वो अगले 5 साल में गवर्नमेंट बना के देगी, और इसमें काफ़ी सारी जो फैमिलीज है उसका भी नंबर इंक्रीज होने के चांसेस दिख रहे हैं। गर्ल्स को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, 9 से 14 साल के लड़कियों को जो भी हम कहेंगे कि सर्विकल कैंसर है, सर्विकल कैंसर, उसके लिए हम कहेंगे कि उसके लिए कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए 9 से 14 साल के लड़कियों को वैक्सीन दी जाएगा। तो ये सर्विकल कैंसर जो, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के रखिएगा। अगला है यूविन प्लेटफॉर्म। इस बजट में यूविन प्लेटफॉर्म के पहले एक और बताता हूँ कि आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है उसे अपग्रेड किया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 ये यहाँ पे लाया जाएगा, और उसी के अलावा यू विन प्लेटफॉर्म भी लाया जाता है, जिससे इम्यूनाइजेशन या फिर हम कहेंगे कि जो मिशन इंद्रधनुष होता है, इसको अच्छे से इसके ऊपर काम किए जाएंगे। यू विन प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके लिए बनाया जाता है। उसी के अलावा हम कहेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ हेल्थ केयर कवर, तो हेल्थ केयर जो कवर है वो एक्सटेंड किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्कीम में जितने भी आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है या जो भी हेल्पर्स है, उनको भी यहाँ हेल्थ केयर की फैसिलिटीज दी जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे नैनो डीआईपी भी दिया जाएगा अलग अलग क्रॉप्स को। नैनो डीआईपी यानी एक तरह से फर्टिलाइजर हम कह सकते हैं। नैनो डीआईपी दैट इज डाई अमोनिया फॉस्फेट, ये दिया जाएगा, ये एक्सपांड किया जाएगा, हर क्लाइमेटिक जोन्स में ये दिया जाएगा। स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, आत्मनिर्भरता हमें ऑयल सीड्स में लाना, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बनाने की यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहेगी। उसी के साथ साथ डेयरी फार्मर्स के लिए भी एक प्रोग्राम्स चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के चलते फिशरीज को भी काफ़ी एक बढ़ावा दिया जाएगा, और गवर्नमेंट जो होती है वो लखपति दीदी जो है इसको टारगेट करेगी फ्रॉम 2 करोड़ टू 3 करोड़। तो ये जो लखपति दीदी है ये क्या है, अगर आप सोच रहे हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसके चलते वुमेन को एम्पावर किया जाएगा फाइनेंशियली लड़कियों को कहीं ना कहीं हेल्प की जाएगी, और उनको स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तो उससे वो भी अच्छा अर्न कर पाएगी। इसलिए इसका नाम है लखपति दीदी। जिस पे 2 करोड़ स्पेंड किया करते थे, उस पर 3 करोड़ स्पेंड किए जाएंगे। उसके अलावा 1 लाख करोड़ जो होते हैं वो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन जो होते हैं उसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज़ होने वाले हैं, और नई स्कीम यहाँ पे लॉन्च की जा रही है, जिससे हम कहेंगे कि डीप टेक्नोलॉजीज जो है, जैसे डिफेंस पर्पस के लिए या फिर आत्मनिर्भरता की ओर हमें बढ़ना है, डिफेंस के ऊपर हमें अपने आप पे निर्भर रहना, हमें इंडिया में ही इसकी डेवलपमेंट करने हैं। 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर जो होते हैं ये भी बनाए जाएंगे। उसके अलावा मेट्रो और नमो भारत, ये जो हम कहेंगे ये बढ़ाए जाएंगे, और बड़े बड़े शहरों में इसे बनाया जाएगा। उसी के अलावा जो हम कहेंगे ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल है देश का, वो भी बढ़ाया जाएगा, यानी विंड एनर्जी पे भी हम कहीं ना कहीं डिपेंड रह पाएंगे। कोल गैसिफिकेशन जो है या लिक्विफिकेशन जो है ये भी बढ़ाया जाएगा, तो इससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा 2030 तक। स्कीम जो होती है जिससे रिस्टोर किया जा सकता है, अडॉप्ट किए जा सकते हैं मेजर्स, जैसे हम कहेंगे कि कोस्टल एक्वाकल्चर के लिए हो गए, यानी फिशिंग के भी जो हम कहेंगे इंडस्ट्री है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है, या मेरीकल्चर जो उसको भी यहाँ बढ़ाया जाएगा। स्टेट जो होता है वो भी कहीं ना कहीं टूरिज्म पे काम करेगा, टूरिज्म सेंटर्स हो गया, ब्रांडिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये ग्लोबल स्केल पे किया जाएगा, यानी इंटरनेशनल लेवल पे इसको लाने की हमेशा कोशिश की जाएगी। और अगर नई टैक्स स्कीम की बात करें तो टैक्स लायबिलिटी अब टैक्स पेयर्स को नहीं लगेंगी जिनकी इनकम 7 लाख तक है, और हम कहेंगे कि 2.2 लाख जो थे 2023 और 2013-14 में 2.2 लाख के ऊपर आपको टैक्स लगते थे, अब 7 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो होता है ये कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है, 30% से 22% पे कर दिया गया है, और डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर, और 15% नए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर लगाया जाएगा। तो इस तरह से ये बजट के कुछ मैंने आपको यहाँ हाईलाइट्स बताएं। अगर आप और डिटेल में बजट का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये जो बजट के वीडियो का, ये जो बजट का जो हमारा करंट अफेयर था, इसका सोर्स जो था ये था द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस से हमने ये करंट अफेयर लिया है।
अब नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के सिलेबस से आपको देखने मिलेगा। रिसेंटली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है 2023 में वो रिलीज किया गया है। इसको पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो ये एक ऐसा ही है, हम कहेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक एनजीओ है जिसको 1993 में बनाया गया था बर्लिन जर्मनी में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो एनुअल असेसमेंट है, वो रैंक करता है कंट्री की करप्शन को देख के, करप्शन के लेवल कितने, पब्लिक सेक्टर जो करप्शन है उसको देख के। सीपीआई रैंक जो निकाला गया है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंक, वो 180 देश का निकाला गया है। और उसी के साथ साथ जो लेवल होगा आपका करप्शन का, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर दिया जाता है। जैसे अगर आप 0 पे तो हाईली करप्ट है और 100 तक है तो वेरी क्लीन है। तो जितना जितना आपका रैंक बढ़ते जाएगा उतनी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलती जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर देखे जाते हैं कि पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन है, जुडिशियल और लॉ एनफोर्समेंट ट्रांसपेरेंसी में कितना करप्शन है। तो आपको ये बता दूं कि ये सब जो चीज़ें देखी जाती है कि गवर्नमेंट में कितना करप्शन है या जुडिशियल और लॉ एनफोर्समेंट ट्रांसपेरेंसी कैसी है, उसमें कितना ट्रांसपेरेंसी आपको देखने मिलती है, इसके चलते निकाला जाता है। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें डिटेल में पढ़ने होते हैं अगर हम कभी ये पढ़ते हैं तो। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का रैंक कितना है। इंडिया का रैंक 93 आया है 180 देश में। ओवरऑल हमारा जो स्कोर है ये 2023 में 39 रहा है। एक माइनर डिक्रीज हुआ है, 2022 में ये 40 था, अब 39 पे आया। इससे पता चल रहा है कि करप्शन थोड़ा सा तो कम हुआ है या बढ़ा है। आपको पता है अगर 39 पे जाते हैं हम तो ये करप्शन थोड़ा सा बढ़ गया है। इंडेक्स का जो स्कोर है हम कहते हैं 0 से 10 तक दिया जाता है, और हायर स्कोर यानी कम करप्शन और क्लीनर पब्लिक सेक्टर। टॉप 3 कंट्रीज जो है वो है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, और बॉटम के स्पॉट पे जो आए हैं इस इंडेक्स में वो है सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, साउथ सुडान और यमन। अगर देखा गया तो ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, आई होप कि आगे हमारा वो अच्छा हो जाए। और ये जो आज का करंट अफेयर था इसका सोर्स था द इंडियन एक्सप्रेस। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, ये है मार्तंड सन टेम्पल। तो ये मार्तंड सन टेम्पल जो है ये आर्ट एंड कल्चर से जाता है। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है मार्तंड सन टेम्पल, और ये जाता है आर्ट एंड कल्चर से। रिसेंटली एएसआई के प्रोटोकॉल जो थे वो ऐसे थे कि आपको अंदर नहीं जाना है, बट ये सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कुछ हिंदूज के जो ग्रुप थे वो मार्तंड सन टेम्पल में चले गए और वहां पे उन्होंने सेफ्रॉन फ्लैग लगाया और वहां उन्होंने परिक्रमा कर दी। अब बैकग्राउंड ये है कि जो स्टाफ था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने रोकने की कोशिश की, बट जो ग्रुप थे हिंदूज के वो कहीं ना कहीं फोर्स करते हुए एंटर कर गए एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड सन टेम्पल में, जो कि जम्मू कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलता है। और यहाँ उसी दिन यहाँ ये किया गया जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर की अयोध्या में। अब ये मार्तंड सन टेम्पल जो है ये न्यूज़ में आ गया तो इसके बारे में हमें जानना होगा। मार्तंड सन टेम्पल जो है जिसको पांडव लाइदन भी कहा जाता है, और ये हिंदू टेम्पल है जो कि सूर्य देव के लिए है। सूर्य एक चीफ सोलर डाइटी है हिंदुइज्म के, और उसी के साथ साथ इसको 8th सेंचुरी सी यानी 8th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। इसको जो किंग ने बनाया था वो ललित आदित्य मुक्तपीड़ा करके किंग थे, वो करकोटा डायनेस्टी के थे। ये जो टेम्पल है ये सन गॉड को डेडिकेटेड है, और मार्तंड जो है ये एक नाम है, संस्कृत नाम सूर्य देव के लिए। तो ये इसके लिए आपको एक और बताता हूँ, करंट अफेयर में एक ये जब रहा है तो देवयतनम ये भी आप पढ़ के रखिएगा। टेम्पल जो है ये काफ़ी एक बड़ा एग्जाम्पल है कश्मीरी आर्किटेक्चर का। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे ग्रीक, रोमन, ईरानियन, इंडियन हर आर्किटेक्चरल स्टाइल आपको देखने मिलते हैं। मेन श्राइन जो होता है ये सन गॉड के लिए बनाया गया है। इसमें 34 स्मॉलर श्राइन्स है, छोटे छोटे 34 टेम्पल्स देखने मिलते हैं आपको। जो भी कोर्टयार्ड देखने मिलेगा उसमें 86 फ्लूटेड कॉलम्स है, यानी हम कहेंगे मंडप में आपको 86 फ्लूटेड कॉलम देखने मिलते हैं। और कोर्टयार्ड जो होता है ये मेन श्राइन से कनेक्टेड है, जहाँ पे गर्भगृह रहेगा, और गर्भगृह में सन गॉड जो है उनका आइडल यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। तो ये मार्तंड सन टेम्पल न्यूज़ में रहा, और इसका जो सोर्स था वो था फ्री प्रेस जर्नल। अगला जो करंट अफेयर में देखने मिल रहा है वो है स्नो लेपर्ड के बारे में, और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट और इकोलॉजी में। रिसेंटली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBW की एक मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, जिसमें एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें स्टेटस बताया गया स्नो लेपर्ड्स का इंडिया में। व्हाइट कलर के लेपर्ड्स होते हैं। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट हुई है, एक प्रोग्राम चलाया गया, फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज है जो रिपोर्ट बनाई गई है हम कहेंगे स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन के बारे में, और ये है 718 इंडिविजुअल्स इंडिया में। तो हम कहेंगे कि
जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है SPAI का, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, यहाँ पे जो किया जाएगा उसका कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका ख्याल रख रहा है। तो सबसे पहले स्नो लेपर्ड के बारे में जान लेते हैं। स्नो लेपर्ड जो है इसका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा अंजिया। उसके अलावा स्नो लेपर्ड जो होते हैं ये अल्पाइन रीजन में रहते हैं सेंट्रल एशिया के। 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज के नाम हैं अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया और उज्बेकिस्तान। यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड्स देखने मिलते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो स्नो लेपर्ड्स हिमालय और ट्रांस हिमालय रीजन में देखने मिलते हैं, जिसकी हाइट 3000 से 5400 मीटर होती है। स्नो लेपर्ड कैपिटल जो है वर्ल्ड का वो हेमिस है, जो कि हम कहेंगे लद्दाख में। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्नो लेपर्ड देखने मिलेंगे। स्नो लेपर्ड जो होते हैं वो इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ है कि माउंटेन का इकोसिस्टम अच्छा है कि नहीं। अगर माउंटेन का इकोसिस्टम खराब होते जा रहा है तो स्नो लेपर्ड की संख्या कम होती जाएगी। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN के ये वल्नरेबल लिस्ट में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं, और कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है साइट्स, उसके ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं। तो इसका जो सोर्स था करंट अफेयर का वो था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसके बाद अब बारी है आज के करंट अफेयर देखने की। 3 फरवरी 2024 के करंट अफेयर देखेंगे। तो सबसे पहले करंट अफेयर में देखने मिल रहा है मोशन ऑफ थैंक्स। इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी से। रिसेंटली बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी हम कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा, इन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, इस पे कुछ डिस्कशन किए गए हैं मोशन ऑफ थैंक्स पे। मोशन ऑफ थैंक्स जो है ये द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी प्रेसिडेंट, उन्होंने एड्रेस किया है। बैकग्राउंड ये है कि प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग बुलाई है दोनों हाउसेस की और वहां पे मोशन ऑफ थैंक्स की एक स्पीच दी है। मोशन ऑफ थैंक्स होता क्या है ये सबसे पहले देखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल के चलते पहला सेशन जब यहाँ पे लिया जाता है एक जनरल इलेक्शन के बाद, हाउस ऑफ पीपल और कमेंसमेंट जो है फर्स्ट सेशन ऑफ हर साल का जो पहला सेशन होता है उसमें, जैसे अभी आपको ये पता चलेगा कि अभी ये फर्स्ट सेशन है हर साल का, तो पहले सेशन जो है हर साल का वो, और हम कहेंगे जनरल इलेक्शन के बाद का पहला सेशन, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को, असेंबल होने के लिए कहते हैं एक साथ, और पार्लियामेंट को बताते हैं कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी स्पीच डिलीवर करते हैं और यहाँ पे वो बताते हैं कि क्या क्या काम किए गए, क्या क्या गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स थी प्रीवियस ईयर में, और पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे, और हम कहेंगे कि यहाँ पे ये भी कहेंगे कि बहुत अच्छे से सब चीज़ें चली है और इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इशूज जो है उस पर अच्छे से काम किए गए। प्रेसिडेंट की जो स्पीच होती है वो हाईलाइट करती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़, प्लान्स जो है गवर्नमेंट के आने वाले साल में वो सब, और यहाँ पे एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाया जाता है। हम कहेंगे गवर्नमेंट का एजेंडा जो है वो, या गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी दिए जाएंगे कि किस तरह से काम हो सकते हैं या किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे हर एड्रेस के बाद दोनों हाउसेस जो होते हैं वो जो राष्ट्रपति ने स्पीच दी है मोशन ऑफ थैंक्स उस पर डिस्कशन करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के भी रिस्पॉन्स जो होते हैं उन स्पीच पे उस पर भी वो डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन में इसके ऊपर वोटिंग होती है। अब वोटिंग में अगर ये स्पीच के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर्स है उन्होंने अगर वोट कर दिए तो फिर सरकार रहेगी। अगर स्पीच जो इसके ऊपर वोट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने नहीं किए, इसका मतलब जो सरकार है उसके लोग मेजॉरिटी में है ही नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने जब सरकार की तारीफ की है तब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम लोगों की तारीफ हुई है तो हम उनके स्पीच को तो सही है ऐसा ही वोट देंगे। अगर सही है ऐसा वोट देने वाले लोग कम हैं, इसका मतलब सरकार में मेंबर्स कम हो चुके हैं और फिर सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा अगर इसको वोट नहीं मिले मोशन ऑफ थैंक्स को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करें तो आर्टिकल 86 जो होता है वो राइट देता है प्रेसिडेंट को कि आपको एक तो एक हाउस में या दोनों हाउसेस को असेंबल करके साथ में एक तरह से आप उन्हें बुला सकते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि स्पेशल एड्रेस होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, हम कहेंगे हर जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा में, या फिर हम कहेंगे कि फर्स्ट सेशन हर साल का जो होगा उसमें, तो प्रेसिडेंट दोनों को बुला सकते हैं, सम्मनिंग कर सकते हैं। सम्मनिंग करना यानी सेशन को बुलाना और वहाँ एक स्पीच देना। स्पीच दी जाती है। अगर ये स्पीच पास नहीं हुई, मैंने आपको बताया मस्ट पास इन द हाउस, अगर पास नहीं हुई तो सरकार हार गई है, तो सरकार डिफीट हो जाती है, तो सरकार को छोड़ना पड़ेगा अपना जो भी पावर है वो। तो ये एक वे है जिसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस है कि नहीं लोकसभा में। कॉन्फिडेंस रहना यानी आधे से ज़्यादा सीट्स गवर्नमेंट के पास रहना। आपको पता
पता ही होगा, जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स होती है वही सरकार बनाती है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा महत्व है मोशन ऑफ थैंक्स का, और ये न्यूज़ में रहा है, और इसका जो सोर्स था ये था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला करंट अफेयर है वो है मेरा युवा भारत, माय भारत। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट की एक स्कीम है मेरा युवा भारत पोर्टल जो होता है, इसने 1.4 करोड़ यूथ रजिस्ट्रेशन किए हैं। 3 महीने में 1.5 करोड़ के आसपास यूथ ने रजिस्टर किया है मेरा युवा भारत इस पोर्टल पे। सो हम कहेंगे ये पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि ये जो पोर्टल है यूजर फ्रेंडली इसका इंटरफेस है, और यहाँ पे आप कुछ मिनट्स में ही अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मेरा युवा भारत है क्या, माय भारत है क्या, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2023 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के अंडर काम करता है। ऑब्जेक्टिव यही है इसका मेन जो एम है वो ये है कि जितनी भी पूरी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स है वो यूथ के लिए काम करे या यूथ का डेवलपमेंट करने में हेल्प करे। मेरा युवा भारत एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो किसी के अंडर काम नहीं करती है, वो फ्रीली अपने काम कर सकती है। ये एक ओवर आर्किंग एनेबल्ड मैकेनिज्म है, जिससे हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है यूथ के डेवलपमेंट के लिए, यूथ का डेवलपमेंट के लिए ही ये काम करता है। नई अरेंजमेंट से इसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेस इसमें बताए जाते हैं, यूथ के अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को मिलती है। यूथ जो होता है ये एक हम कहेंगे कि कम्युनिटी को बदलने वाला एक एजेंट है, और आखिरकार नौजवान ही तो देश को बनाने वाले हैं, ये भी चीज़ें हमें पता है। इसी के साथ साथ यूथ की जो एनर्जी उसका यूज़ करके हम अच्छी नेशन बिल्डिंग करेंगे, ये भी देखा जाता है। तो ये बेनिफिट करेगा यूथ को जो 15 से 29 साल के बीच में है। तो यूथ की डेफिनेशन में हमने कहीं ना कहीं नेशनल यूथ पॉलिसी में 15 से 29 साल के लोग पकड़े हुए हैं। इन केस ऑफ प्रोग्राम कंपोनेंट स्पेशली जो एडोलेसेंट के लिए बनाया जाता है उसमें भी कुछ बेनिफिशियरीज है, जैसे 10 से 19 साल में। तो हम कहेंगे कि यूथ को भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाएगी। विकसित भारत जो है इसके चलते जो गवर्नमेंट है वो इसके यूथ के ऊपर भी काम करेगी। उसके अलावा इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस की अगर बात करें तो मेन है कि यूथ के एस्पिरेशंस और कम्युनिटी के जो नीड्स है उनको एक किया जाएगा, तो हमारा पूरा देश यूथ के साथ मिलके ऊपर आएगा। उसी के अलावा ये वन स्टॉप शॉप है यूथ और पीपल मिनिस्ट्री के लिए, यहीं पे आपको पूरे आपके ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। आपको अगर देखना है तो आप इस पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। सेंट्रलाइज यूथ डेटाबेस आपको यहाँ पे देखना मिलेगा, और उसी के साथ साथ ये अच्छे से पढ़ के लगेगा, रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के रखिएगा। ये न्यूज़ में आ गया, इस कारण बता रहा हूँ। उसके अलावा फिजिकल इकोसिस्टम भी काफ़ी अच्छा बनाया जाएगा यूथ के लिए। सिग्निफिकेंस यही है, इसका महत्व यही है कि एक फिजिकल इकोसिस्टम बनेगा, और दूसरा है यूथ के जो एफर्ट्स है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा दिए जाएंगे, वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जो है उसके चलते। तो इस तरह से ये जो हम कहेंगे कि मेरा युवा भारत पोर्टल है ये कहीं ना कहीं यूथ के बेनिफिट के लिए काम करेगा, और इसका जो सोर्स था वो था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगला करंट अफेयर है कि प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जो होते हैं वो दिए गए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2023 में, और सिलेबस जाता है गवर्नमेंट से। रिसेंटली आखिरी डेट थी सबमिशन की नॉमिनेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023। ये जो डेट थी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 12 फरवरी 2024 तक। तो ये आपको 12 फरवरी 2024 तक आप अपने नॉमिनेशन से आप बता सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और सबमिशन जो है नॉमिनेशन के ये अवार्ड के लिए 2023 के वो 3 जनवरी से शुरू 2024 है वहाँ से शुरू होंगे। और ये जो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स एक्सेलेंस के वो क्या होते हैं देखते हैं। इसको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने। उसके अलावा अवार्ड जो होता है इसको कहीं ना कहीं दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को कि वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज होते हैं इसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, या फिर हम कहेंगे कि ये जो ईयर था इसमें हम कहेंगे परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं ये यहाँ पे रिस्ट्रक्चर किया गया, और इसको कहीं ना कहीं बताया गया कि किस तरह से कौन परफॉर्म कर रहा है। जो अवार्ड्स होते हैं उसका इवैल्यूएशन किया जाता है देख के कि कितना अच्छे से आपने गवर्नेंस दिखाया है, कितनी अच्छी क्वालिटी या कितने अच्छे क्वांटिटेटिव आपके अचीवमेंट्स रहे हैं। ये जो स्कीम होती है इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हमें दिखता है सिविल सर्वेंट्स का 2 कैटेगरी में। कैटेगरी 1 होता है एक तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अंडर 12 प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम्स जो है उसमें 10 अवार्ड जो होते हैं ये
दिए जाते हैं इस कैटेगरी में। तो ये होता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट को लेके। दूसरा है कैटेगरी 2, इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स, तो इसमें 6 अवार्ड्स दिए जाते हैं इस कैटेगरी में। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इवैल्यूएशन जो किया जाता है, इवैल्यूएशन प्रोसेस, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है, एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा इवैल्यूएशन किया जाता है एक्सपर्ट कमेटी द्वारा, और फाइनल अप्रूवल मिलता है एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा। और फिर प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद ये अवार्ड्स के रिकमेंडेशन आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जो होता है उसमें आपको ट्रॉफी दी जाती है, स्क्रॉल दिया जाता है, सिग्निफिकेंट इंसेंटिव दिया जाता है 20 लाख का। उसके अलावा ये जो अमाउंट होती है ये इज इंटेंडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम। तो ये इसीलिए है कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ है प्रोजेक्ट और प्रोग्राम का, और पब्लिक वेलफेयर के एरिया में अच्छे से आपने काम किया है। आप एक और इसके रिलेटेड जो है, यानी एकदम इससे रिलेटेड नहीं है बट अब अवार्ड न्यूज़ में रहे इसलिए एक और अवार्ड आपको बता रहा हूँ जो आपको पढ़ के रखना है, वो है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड PBSA, और इसका जो सोर्स था आज के करंट अफेयर के ये अवार्ड का वो था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उसके बाद का जो करंट अफेयर है उसमें हमें एक इंडेक्स देखने मिलता है 8 कोर इंडस्ट्रीज का, ICR, इसका सिलेबस जाता है इकोनॉमी में। रिसेंटली इंडेक्स आया है 8 कोर इंडस्ट्रीज का, उसमें आपको देखने मिल रहा है कि 3.8% जो है ये इंक्रीज हुआ है दिसंबर 23 से लेके, तो हम कहेंगे दिसंबर 23 में 2022 दिसंबर से लेके, तो जो हम कहेंगे प्रोडक्शन है कोल का, नेचुरल गैस का, स्टील, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट, सीमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है इसका पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है दिसंबर 2023 में। अब ये 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है ये क्या होती है ये देखना होगा क्योंकि करंट अफेयर में है। सबसे पहले ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में आता है। दूसरी बात यह है कि ICI जो है ये मेजर करता है इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस और कंबाइन इन सब का परफॉर्मेंस 8 कोर इंडस्ट्रीज में। सीमेंट उसमें आता है, दूसरा कोल आता है, तीसरा क्रूड ऑयल आता है, चौथा इलेक्ट्रिसिटी आता है, पांचवा फर्टिलाइजर, 6th नेचुरल गैस, 7th रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और 8 जो आता है वो स्टील आता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज जो होती है ये अगर इंडिया के इंडस्ट्रीज को देखा गया, वेट ऑफ आइटम्स को देखा गया तो इसमें 40.27% जितने भी इंडिया में आइटम्स बनते हैं उसके 40.27% आइटम्स इन्हीं इंडस्ट्री से बनाए जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये इंडस्ट्रीज जो होती है ये एक प्राइम इंडिकेटर होते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं और कैसे नहीं हो रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको ये बता दूं कि 8 कोर सेक्टर्स जो होते हैं उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम आते हैं तो यानी हम कहेंगे सबसे जो कोर इंडस्ट्रीज है उसके डिक्रीजिंग सबसे मेन है रिफाइनरी, उसके बाद आता है प्रोडक्ट, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, फिर आता है स्टील, फिर आता है कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट और फिर फर्टिलाइजर। करंट बेस ईयर जो लिया गया है ये पूरे जो भी हमने बनाया है। उसके अलावा जो IIP है, यानी अगर आप सोच रहे होंगे कि IIP क्या होता है तो ये है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा हो रहा है और कैसा नहीं यही यहाँ पे देखने मिलता है। तो इंडिया में 2011-2012 ये करंट बेस ईयर है, इसी के बेस ईयर को कंसिडर करते हुए उसके कंपेरिजन में आज के जो है वो यहाँ पे प्रोडक्शन देखे जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है, इसको बेस ईयर पकड़ा जाता है और इसके कंपेरिजन में ये चीज़ें देखी जाती है, उससे ही हम बना सकते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो डिटेल जो एनुअल लैंड मंथली इंडाइसेस जो है वो कंपाइल जो करता है, ये भी जो भी इंडाइसेस है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। कौन कौन सी ये कोर इंडस्ट्रीज है उसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो सोर्स था और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सिलेबस जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसने स्टनिंग इमेजेस निकाली है 19 स्पाइरल गैलेक्सी की। बैकग्राउंड में अगर जाए तो ये 19 जो गैलेक्सीज है इसमें सबसे पास जो अर्थ से गैलेक्सी देखने मिली है वो है NGC 5068, ये अबाउट 20 मिलियन ईयर्स है अर्थ से। और सबसे दूर जो देखने मिल रही है वो है NGC 1365, अबाउट 60 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। NGC 5068 20 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से और ये कॉन्स्टेलेशन वर्गो में आती है। NGC 5068 का जो डिस्टेंस अर्थ से बताया जा रहा है वो 1,91,94,302 इतना यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, इतने लाइट ईयर्स है। NGC 5068 को NGC 5068 कहा जाता है, नया जो जनरल कैटलॉग है उसके चलते। NGC का फुल फॉर्म है न्यू जनरल कैटलॉग। तो इस तरह से ये एक गैलेक्सी हमें सबसे पास में देखने मिलती है। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है क्या? ये एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है जो ऑर्बिट कर रहा है सन को। इंटरनेशनल
स्पेस स्टेशन ISS के बारे में भी पढ़ के रखिएगा। आपको पता होगा कि स्पेस में भी एक हमारा स्टेशन है जहाँ पे अभी हमारे जो भी एस्ट्रोनॉट्स है या फिर जो भी साइंटिस्ट है वो वहाँ पे रुके हुए हैं। इसको लॉन्च किया गया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 2021 में। इसका टाइप है ऑर्बिटर, ये ऑर्बिट करता रहता है और इसको लॉन्च किया गया था नेशनल एरोनॉटिक स्पेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम नासा कहते हैं। जिसने लॉन्च किया था उस व्हीकल का नाम है एरेन 5 रॉकेट। इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने ये प्रोवाइड किया था और उसी के चलते लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग की जो साइट थी वो फ्रेंच गुयाना से यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था और ऑब्जेक्टिव यही है कि जो गैलेक्सीज है वो यहाँ पे ढूंढना और अलग अलग स्टार्स जो होते हैं उनका प्लानिटरी सिस्टम्स जो है वो कहीं ना कहीं स्टडी करना। नासा का ये लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल स्पेस साइंस टेलीस्कोप है जो बहुत दूर दूर तक के इमेजेस कैप्चर करता है। तो अब हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या है इस टेलीस्कोप के। तो सबसे पहले ये हर फेज को स्टडी करता है, हमारे यूनिवर्स को। ये जो हमारा टेलीस्कोप है जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये। और उसी के अलावा हम कहेंगे कि दूसरी बात की फर्स्ट ल्यूमिनस ग्लो जो हुआ था बिग बैंग के बाद वो स्टडी करेगा। लाइट जो हम कहेंगे सोलर सिस्टम कैसे बने उसको वो स्टडी करेगा। उसके अलावा सपोर्टिंग लाइफ अर्थ में किस तरह से वो स्टडी करेगा, या फिर हमारा सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ वो स्टडी करता है। उसी के अलावा इसको हबल स्पेस टेलीस्कोप के टेक्नोलॉजी पे बनाया गया था। नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप था ये पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था जो अर्थ के ऑर्बिट में उसे रखा गया था, जो इमेज निकालता था वेवलेंथ ऑफ लाइट की या अल्ट्रावायलेट की या फिर पास के जो इंफ्रारेड है उसकी। तो हमारा जो ये नया टेलीस्कोप है वो और भी ज़्यादा डीप में जाके हमारे कॉस्मोस को स्टडी करके और उसके भी इमेजेस निकाल पाएगा और लाइट को डिटेक्ट किया जाएगा कि वो किस तरह से स्टार से आए थे। और हम कहेंगे कि 13.5 बिलियन ईयर्स एगो जो ये चीज़ें हुई हैं सब वो किस तरह से हुई ये भी स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो टेलीस्कोप था इसका सोर्स था द हिंदू। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है अबाउट नैरोबी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से सिलेबस जाता है। रिसेंटली तीन लोग मारे गए हैं नैरोबी में और 300 लोग इंज्योर हुए हैं। वहाँ मास फायरिंग की गई है नैरोबी केनिया में। गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है आइजैक मोइरा, सॉरी मुझे बहुत अच्छे से अफ्रीका के प्रोनाउंसिएशन नहीं यहाँ पे आए होंगे तो माफ़ कीजिएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये कहा है कि लास्ट नाइट में काफ़ी सारी यहाँ पे फायरिंग हुई है साउथ ईस्ट ऑफ कैपिटल में। तो ये नैरोबी को अगर हम स्टडी करें तो नैरोबी जो है यहाँ पे आपको अफ्रीका में केनिया में ये नैरोबी देखने मिलता है। तो नैरोबी के बारे में आप न्यूज़ में है तो उसे पढ़ना होगा। नैरोबी सिटी जो है वो केनिया की कैपिटल है। ये साउथ सेंट्रल पार्ट में आपको देखने मिली, अभी आपने देखा ही। और इसका हाईलैंड एलिवेशन जो है इसकी जो हाइट देखने मिलती है, हाइट वो हाईएस्ट तो ये है 5500 फीट पे, यानी हम कहेंगे 1680 मीटर्स पे। ये जो शहर है ये 300 माइल्स हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट में है मोम्बासा, जो कि केनिया का मेजर पोर्ट है इंडियन ओशन में। वहाँ से नैरोबी जो है वो प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल सेंटर है यहाँ के केनिया के देश का। और लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे हम कहेंगे बेवरेजेस जो है, सिगरेट्स जो है, प्रोसेस फूड्स जो है वो यहाँ पे बनाई जाती है। टूरिज़्म जो है वो भी यहाँ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब केनिया देश के बारे में भी जान लेते हैं। केनिया जो देश की अगर बात करें तो ये ईस्ट अफ्रीका में आता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो स्वाहिली है और इंग्लिश है। हम कहेंगे कि यहाँ पे सीनिक लैंडस्केप बहुत अच्छे, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व जो है ये बहुत अच्छे देखने मिलते हैं। इंडियन ओशन कोस्ट पे आपको देखने मिलता है ये। और अरेबियन और एशियन ट्रेडर्स जो होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रेड पहले भी कर चुके हैं। केनिया के जो वेस्टर्न प्रोविंस है वहाँ पे आपको काफ़ी लेक्स, रिवर्स और हम कहेंगे फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। और उसी के अलावा बाइसेक्टेड हॉरिजॉन्टली इक्वेटर यहाँ पे आपको देखने मिलता है। और वर्टिकली यहाँ पे लॉन्जिट्यूड जो है ये 38 डिग्री ईस्ट पे है, यानी आप देखोगे तो इक्वेटर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा और 38 डिग्री ईस्ट में आपको ये देखने मिलेगा। केनिया जो है वो बॉर्डर पे है साउथ सूडान और इथियोपिया के। और टू द ईस्ट आपको सोमालिया और इंडियन ओशन देखने मिलते हैं। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो अपने मैप बुक पे देखते हुए चलिएगा। लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। साउथ में तंजानिया देखने मिलता है, वेस्ट में लेक विक्टोरिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने मिलता है। सीजनल क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं उसको यहाँ पे काफ़ी आपको अलग अलग चेंजेस देखने मिलते हैं।
और वो इंडियन ओशन के कारण और बाकी जो लैंड मासेस है उनके कारण होते हुए देखने मिलते हैं। अफ्रीका के जो लोग हैं, हम कहेंगे केनिया में जो अफ्रीकन पीपल हैं, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन बनाते हैं, इनको 3 लैंग्वेजेस के बेसिस में डिवाइड किया जाता है। एक है बांटू, एक है नीलो सहारन और एक है अफ्रीको एशियाटिक। बांटू जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ा यहाँ पे आपको सेक्शन देखने मिलता है, बहुत बड़ा ग्रुप देखने मिलता है। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर। तो चलिए अब MCQs देखते हैं 1 फरवरी 2024 के। एक तरफ आपको यहाँ पे जो स्पीसीज देखने मिलेंगे एक लिस्ट में, दूसरी तरफ IUCN स्टेटस देखने मिलेगा। आपको बताना है कि कौन से पेयर करेक्ट है। सबसे पहले घड़ियाल लिखा हुआ है और इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दूसरा बंगाल रूफ टर्टल लिखा हुआ है और इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। तीसरा पौंडीचेरी शार्क लिखा हुआ है और इसका IUCN स्टेटस है लिस्ट कंसर्न। इसमें से कितने पेयर करेक्ट है आपको बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखिएगा और अगली वीडियो में आपको इसके जो आंसर बताऊंगा उसमें अपने चेक कीजिएगा आंसर्स कितने करेक्ट है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिखने मिला है। पहला स्टेटमेंट है मार्तंड सन टेम्पल को पांडव लाइदन भी कहा जाता है, हिंदू टेम्पल है ये एक, और ये डेडिकेटेड है टू द सूर्य जो कि सूर्य देव है, चीफ डाइटी है हिंदुइज्म के, सोलर चीफ डाइटी। स्टेटमेंट 2 है इसको 7th सेंचुरी CE में बनाया गया था। आपको ये ढूंढना है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है ये स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। चौथा है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। इसके आपको सही स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन जो है वो ढूंढना है। तीसरा जो क्वेश्चन हमें देखने मिल रहा है वो स्नो लेपर्ड को लेके है। इसका कॉमन नाम पैंथेरा अंजिया है, ऐसा कहा जाता है। दूसरे ऑप्शन में कहा है स्नो लेपर्ड जो होते हैं वो अल्पाइन रीजन ऑफ साउथ एशिया के हैं। तीसरा कहा जाता है ये अपेंडिक्स 1 के कन्वेंशन में ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी साइट के अपेंडिक्स 1 में आता है। कितने ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। 2 ओनली, 1 2 एंड 3, 1 एंड 3 ओनली और 3 ओनली। तो जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपको दिए नेशनल पार्क, दूसरे तरफ दिए है स्टेट। तो सबसे पहला जो है वो है मौलिंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा है नामेरी जो कि मणिपुर में बताया गया है और तीसरा है कांगेर वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में बताया गया। कितने पेयर्स इसमें से करेक्टली मैच्ड है आपको बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमें देखने मिल रहा है वो है विद रेफरेंस टू नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व NBR। आपको स्टेटमेंट्स देखने हैं नीचे और कौन से करेक्ट है वो बताने हैं। इसको 1986 में बनाया गया था। ये ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये सिर्फ एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि कर्नाटक में आपको देखने मिलता है। और आपको ऑप्शंस दिए ओनली 1, 1 2 एंड 3, 2 एंड 3 ओनली या 3 ओनली। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।